वेव पार्टिकल डुअलिटी के अकॉर्डिंग मैटर से एसोसिएटेड एक वेव होती है, जैसे इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड भी एक मैटर वेव है। डिब्रॉय ने बताया कि वेव की वेवलेंथ h ओवर मोमेंटम होती है। यहाँ तक तो बात समझ में आती है, लेकिन एक सवाल यह है कि अगर इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड मैटर वेव है तो इस वेव की वेव इक्वेशन क्या है। साथ ही इससे भी इम्पॉर्टेंट कि इस वेविंग का मतलब क्या है, क्योंकि जब हम वाटर वेव की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स ऑसिलेशन करते हुए वाटर वेव बनाते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड इस वेव का मतलब क्या है। यहाँ पर दो सवाल हैं। फर्स्ट, कि इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड इस वेव की मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगी, और सेकंड, इसका फिजिकल मीनिंग क्या होगा। इन दोनों प्रॉब्लम्स को दो अलग अलग फिजिसिस्ट ने सॉल्व किया। पहले थे एरविन श्रोडिंगर। इन्होंने पार्टिकल से एसोसिएटेड वेव के लिए एक फंक्शन डिफाइन किया जिसे साई से रिप्रेजेंट किया जाता है, और एक मोस्ट फेमस मैथमेटिकल फार्मूला दिया जिसे उन्हीं के नाम पर श्रोडिंगर इक्वेशन कहते हैं। श्रोडिंगर के अकॉर्डिंग वेव फंक्शन साई पार्टिकल से एसोसिएटेड वेव को डिटरमाइन करता है। जैसे अगर वेव फंक्शन पोजीशन x का फंक्शन है तो x की डिफरेंट वैल्यूज़ पर साई की वैल्यूज़ अलग अलग हो सकती हैं। किसी भी पार्टिकल या सिस्टम से एसोसिएटेड वेव फंक्शन को डिटरमाइन करने के लिए ही श्रोडिंगर इक्वेशन दिया गया। श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमें उस सिस्टम के कॉरेस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन मिल जाता है। तो मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करने पर वेव फंक्शन पोजीशन का फंक्शन आता है। मान लेते हैं वेव फंक्शन की पोजीशन पर डिपेंडेंसी कुछ इस तरह की है। ओके, तो श्रोडिंगर इक्वेशन की हेल्प से किसी सिस्टम के कॉरेस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन यानी उसके वेव के मैथमेटिकल फॉर्म को फाइंड आउट किया जा सकता है। लेकिन एक सवाल अभी भी है कि साई का या इस ग्राफ का मीनिंग क्या है। एक्चुअली यह कर्व बताना क्या चाहता है। भले ही श्रोडिंगर ने इनिशियल प्रॉब्लम को बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर दिया कि कैसे किसी भी सिस्टम से एसोसिएटेड वेव की मैथमेटिकल फॉर्म यानी वेव फंक्शन साई क्या होगी, लेकिन श्रोडिंगर खुद कभी यह नहीं समझा पाए कि यह साई एक्चुअली रिप्रेजेंट क्या कर रहा है या इसका फिजिकल मीनिंग क्या है। इस वेव फंक्शन के फिजिकल मीनिंग को मैक्स बॉर्न ने एक्सप्लेन किया। उन्होंने सजेशन दिया कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड हमें वेव फंक्शन मिलता है तो इस वेव फंक्शन का एब्सोल्यूट स्क्वायर उस इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। यह प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की एक्स एक्सेस के किसी गिवन पॉइंट पर पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को बताती है। इस वेव फंक्शन की बात करें तो इसका एब्सोल्यूट स्क्वायर लेने पर नेगेटिव वैल्यू भी स्क्वायर होकर पॉजिटिव हो जाएगी। नाउ ऐसे पॉइंट्स जहां पर एब्सोल्यूट स्क्वायर ऑफ साई जीरो है, वो पॉइंट्स इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जीरो प्रोबेबिलिटी को बताते हैं। मींस इलेक्ट्रॉन इन पोजीशंस पर नहीं मिलेगा। वहीं जिन पॉइंट्स पर एब्सोल्यूट स्क्वायर ऑफ साई की वैल्यू ज़्यादा है वहां इसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा होगी, और पॉइंट्स ए पर इसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी। बट एक सवाल और आ गया कि इस प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है, क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स में अगर कोई बॉल पोजीशन ए पर है तो वो उसी पोजीशन पर 100% प्रोबेबिलिटी के साथ होगी और बाकी जगह जीरो प्रोबेबिलिटी के साथ। जबकि इलेक्ट्रॉन की केस में ऐसा नहीं है। कुछ जगह इसकी प्रोबेबिलिटी 50% है तो कुछ जगह 25% और कुछ जगह 0%। तो क्या 50% प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि हाफ इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा और बाकी का कहीं और? बिल्कुल नहीं। इसे कुछ इस तरह समझते हैं। मान लेते हैं कि हमें इलेक्ट्रॉन का पोजीशन मेज़र करना है। तो फर्स्ट मेजरमेंट में इलेक्ट्रॉन हमें इस ग्राफ के किसी एक पॉइंट पर मिलता है। इसे डॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। नाउ नेक्स्ट मेजरमेंट लें तो ज़रूरी नहीं कि इलेक्ट्रॉन जहां पहले मेज़र हुआ है वहीं पर मेज़र हो। इस बार मान लेते हैं कि यह दूसरी जगह मेज़र होता है। इसी तरह यह प्रोसेस रिपीट करते रहते हैं। कई मल्टीपल मेजरमेंट लेने के बाद हमें दो कंक्लूजन मिलता है। फर्स्ट ये कि किसी भी एक मेजरमेंट के बाद इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मिलता है। इसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं है। जहां इलेक्ट्रॉन मेजर हुआ है वहीं इसके पाए जाने की 100% प्रोबेबिलिटी है और बाकी जगह जीरो।
फिर उस अलग अलग प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब था? यह दूसरा कंक्लूजन है कि यह मेजर्ड पोजीशन फिक्स नहीं है, बल्कि हर मेजरमेंट में चेंज होते रहते हैं। अगर हम इन पॉइंट्स को ट्रेस करें तो हमें एक कर्व मिलता है। यही कर्व इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है, जिसे मैक्स बॉर्न ने एब्सोल्यूट स्क्वायर ऑफ साई कहा था, जो बताता है कि अगर इलेक्ट्रॉन के पोजीशन को मेज़र करें तो उसके कहाँ पर मेज़र होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। जहाँ इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, वहीं इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम टाइम मेजर्ड होगा। दैट मीन्स किसी इलेक्ट्रॉन के वेव फंक्शन का एब्सोल्यूट स्क्वायर हमें यह बताता है कि इलेक्ट्रॉन के कहाँ पाए जाने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। जितनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी, इलेक्ट्रॉन के उस पोजीशन पर पाए जाने के उतने चांसेस होंगे। सो कह सकते हैं कि वेव फंक्शन साई का तो कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है, लेकिन इसका एब्सोल्यूट स्क्वायर हमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताता है। अब लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि फिर ये मैटर वेव क्या है। इलेक्ट्रॉन के लिए किए गए इस एक्सपेरिमेंट से हम समझ सकते हैं कि मैटर वेव इलेक्ट्रॉन के प्रोबेबिलिटी की वेव है। यह कोई एक्चुअल वेव नहीं है, बल्कि इसका वेवी नेचर हमें इसकी प्रोबेबिलिटी को बताता है। जिस तरह वाटर वेव में वाटर मॉलिक्यूल्स ऑसिलेट करते हैं, उसी तरह मैटर वेव में पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी ऑसिलेट करती है, और इसका वेव फॉर्म हमें सिर्फ इसके प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की इंफॉर्मेशन देता है। श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करने पर सिस्टम के लिए जो वेव फंक्शन हमें मिलता है वह एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है। ऐसे में साई के एब्सोल्यूट स्क्वायर का मतलब है साई का उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीपल। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करते हुए हम फंक्शन में मौजूद आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर देते हैं।